हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। फर्दर उसको पढ़ाते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट आर थ्योरी ऑफ कैटलिस्ट, मतलब वर्किंग ऑफ कैटलिस्ट कैसे होता है, एक कैटलिस्ट कैसे वर्क करता है, उसके रिगार्डिंग जो थ्योरीज गिवन है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट थ्योरी आती है दैट इज ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी, ठीक है। फर्स्ट थ्योरी जो आती है दैट इज ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी। इसमें क्या बोला जाता है कि लेट मान लो ये तुम्हारा कैटलिस्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है कि द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स गेट एड्सॉर्ब्ड ऑन सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। जैसे मान लो दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स थे ए और बी, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ये मान लो तुम्हारा ए है, ये बी है, ये तुम्हारे किस पे एड्सॉर्ब होते जाएंगे, सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। क्लियर है, आया समझ में। तो इससे होगा क्या, फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि एज कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स increases on surface of catalyst, rate of reaction increases, rate of reaction increases, ठीक है। अब इस पॉइंट को समझो एक बार। क्या बोला गया कि देखो सबसे पहले हमें कैटलिस्ट की जरूरत क्यों पड़ी होगी, जैसे ए प्लस बी है, इन दोनों को रिएक्ट करके अगर मैं प्रोडक्ट बनाना चाहूं ए बी, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि इसमें कैटलिस्ट की जरूरत पड़ रही है टू इंक्रीज द रेट ऑफ, पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात करें, टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब क्या ए एंड बी अकेले में आपस में जल्दी रिएक्ट नहीं कर रहे, मतलब ए प्लस बी का रेट ऑफ रिएक्शन कम है। समझ में आया कि नहीं आया। अगर मान लो ए प्लस बी को बिना कैटलिस्ट के रिएक्ट कराओगे तो उनका रेट ऑफ रिएक्शन कम है। कैटलिस्ट की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट। क्लियर है। अब हुआ क्या, इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन कम था, लेकिन ए का कैटलिस्ट से बाइंड होने, ये तुम्हारा कैटलिस्ट है, रेट ऑफ रिएक्शन कम है, मतलब ए एंड बी आपस में जल्दी रिएक्ट नहीं कर पा रहे, मतलब आपस में जल्दी बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पा रहे। लेकिन ए और बी दोनों का कैटलिस्ट के साथ बॉन्ड फॉर्म करने, एक मैंने तीसरा ऐसा कंपाउंड लिया, एक तीसरा सब्सटेंस लिया, कैटलिस्ट लिया, जिसमें ए एंड बी दोनों की बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी ज्यादा है या रिएक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो ए एंड बी आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये कैटलिस्ट से सेपरेटली रिएक्ट कर जाएंगे, और कैटलिस्ट से सेपरेटली रिएक्ट करेंगे तो क्या बोल सकता हूं कि ये ए के सरफेस पे, या सॉरी कैटलिस्ट के सरफेस पे एड्सॉर्ब होते जाएंगे, एड्सॉर्ब होते जाएंगे तो कंसेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, और कंसेंट्रेशन बढ़ता जाएगा तो एक पॉइंट ध्यान रखो अभी के लिए, ये हम लोग पढ़ेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन। जितना ज्यादा कंसेंट्रेशन बढ़ेगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज। तो कंसेंट्रेशन बढ़ने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, पहले कम था अब बढ़ गया, इसलिए रिएक्शन हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट समझ में आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। जैसे जैसे तुम्हारे रिएक्टेंट्स एड्सॉर्ब होते जाएंगे सरफेस पे, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, और कंसेंट्रेशन बढ़ने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दो। नेक्स्ट ये क्या बोलता है कि as adsorption is an exothermic process, हमने पढ़ भी रखा है एड्सॉर्प्शन का डेल्टा एच नेगेटिव होता है। तो क्योंकि एड्सॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो फिर पहले सुन लो क्या बोला, जब ए एंड बी इसके सरफेस पे एड्सॉर्ब होंगे, एड्सॉर्प्शन इसके सरफेस पे एड्सॉर्ब होंगे, तो ये हीट रिलीज होगी, और हीट रिलीज होगी तो क्या बोलता है, हीट रिलीज ड्यूरिंग प्रोसेस इज यूटिलाइज्ड बाय द रिएक्शन। जो हीट रिलीज हुई ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट ऑन कैटलिस्ट, ये कहां यूटिलाइज हो जाएगी, रिएक्शन को कराने में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। दो पॉइंट समझ में। पहला पॉइंट क्या बोलता है, ओल्ड एड्सॉर्प्शन थ्योरी है
कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स तुम्हारे कैटलिस्ट के सरफेस पे एड्सॉर्ब होते हैं। मतलब क्या है कि ए एंड बी आपस में जल्दी रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे, जल्दी बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ए एंड बी दोनों का सेपरेटली कैटलिस्ट के साथ बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी है। क्लियर है? तो इसके सरफेस में जब एड्सॉर्ब होते जाएंगे तो उनका कंसेंट्रेशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। फर्स्ट, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन। सेकंड पॉइंट, जैसे जैसे एड्सॉर्प्शन होगा, हम लोगों ने पढ़ रखा है एड्सॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब है जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कैटलिस्ट के सरफेस पे एड्सॉर्ब होंगे तो तुम्हारी एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी इसका मतलब है ये एनर्जी कहां यूटिलाइज हो जाएगी? इन प्रोसेसिंग द रिएक्शन। ये रिएक्शन को कराने में ये एनर्जी क्या हो जाएगी? यूटिलाइज। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, तो इसको लिख डालो। ठीक है, ठीक है, ये फर्स्ट तुम्हारा ओल्ड एब्जॉर्प्शन थ्योरी, इसको लिखो। अब नेक्स्ट तुम्हारी जो थ्योरी आती दैट इज इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। ठीक है, अब ध्यान दो, जैसे इसके लिए एग्जांपल लो, SO2 प्लस O2 इन द प्रेजेंस ऑफ NO क्या दे रहा है? SO3। कौन सा प्रोसेस था भाई? ये लेड चैम्बर प्रोसेस, याद करो। सेल्फ कॉन्टैक्ट प्रोसेस का एक तुम्हारा वो बताया था। ठीक है, अब यूज नहीं होता है लेकिन पहले ये यूज होता था। अब तो कैटलिस्ट क्या यूज करते हैं? प्लेटिनम या V2O5 यूज करते हैं। ठीक है, उस टाइम क्या यूज करते थे? पहले NO। तो होता क्या, ध्यान दो, इस केस में होता क्या है? सबसे पहले कैटलिस्ट क्या करेगा? एक रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बनाएगा NO। चलो मैं पहले दोनों रिएक्शन लिख देता हूं। फिर NO2 SO2 के साथ कंबाइंड करके क्या बनाएगा? SO3, और प्लस साथ में क्या रिलीज करेगा? ठीक है, आया समझ में? तो अब ध्यान दो, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? NO2 बैलेंस कर देते हैं, चलो हाफ O2, तो NO2 हो गया, SO2 हो गया, 2 2 4 हो गया। ठीक है, तो 3 + 1 4 हो गया। ठीक है, आया समझ में? बैलेंस, सेकंड रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है, तो अब इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी बोलती क्या है? ठीक है, इसका पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट कि कैटलिस्ट reacts with one of the reactant to form an intermediate compound and intermediate, देखो इंटरमीडिएट का मतलब है ना ही वो रिएक्टेंट है, देखो इस केस में रिएक्टेंट क्या है? SO2O2 और प्रोडक्ट क्या है? SO3। इंटरमीडिएट का मतलब है ना ही वो रिएक्टेंट है ना ही प्रोडक्ट है, वो रिएक्शन के बीच में फॉर्म हो रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, वो रिएक्शन के बीच में फॉर्म होगा, ना इनिशियल दिखाई देगा ना फाइनल दिखाई देगा। तो ध्यान दो, इसमें NO जो कैटलिस्ट था, इसने एक रिएक्टेंट O2 के साथ कंबाइन करके ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म किया। आया समझ में? ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म किया। देखो NO2 ना ही रिएक्टेंट में आ रहा है ना ही प्रोडक्ट में आ रहा है, ये रिएक्शन के बीच में फॉर्म हो रहा है। यहां फॉर्म हुआ, यहां रिएक्ट कर गया, और फिर क्या बोलता है कि इंटरमीडिएट कंपाउंड जो फॉर्म हुआ, जो इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म हुआ, रिएक्ट्स विद अनदर रिएक्टेंट टू फॉर्म प्रोडक्ट। अब ये इंटरमीडिएट कंपाउंड दूसरे रिएक्टेंट के साथ मिलके क्या बना देगा? प्रोडक्ट। तो अब चीज ध्यान दो, चीजें क्या है? पहली चीज, SO2O2 को कैटलिस्ट की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि SO2O2 आपस में खुद से रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए मैंने कैटलिस्ट डाला। कैटलिस्ट SO2O2 आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे, लेकिन सबसे पहले एक रिएक्टेंट O2NO के साथ रिएक्ट किया, कैटलिस्ट के साथ एक कंपाउंड बनाया NO2। अब SO2O2 के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन SO2 किसके साथ रिएक्ट कर गया? NO2 के साथ, जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है, और क्या दे दिया? क्लियर है कि नहीं क्लियर? दूसरी चीज, हम लोगों ने कैटलिस्ट क्या बोला था? जब कैटलिस्ट की डेफिनेशन बताई थी, वहां मैंने एक चीज बोली थी कि कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच
alters the rate of reaction without being consumed in the reaction। एक चीज तुम्हें बताई थी कि वहां without participating in the reaction, इसको गलत कर लेना। देखो चीज, जो कैटलिस्ट है ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। देखो NO जब O2 के साथ रिएक्ट किया तो NO2 बनाया, तो पार्टिसिपेट तो कर ही रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर NO ना होता तो पहले वाली रिएक्शन ही नहीं होती, तो पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन ध्यान दो, एक मॉलिक्यूल मैंने लिया था तो एक मॉलिक्यूल वापस इसका क्या हो जा रहा है, रीजनरेट हो जा रहा है, तो इट इज नॉट बीइंग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। ये पॉइंट समझ में आया? कैटलिस्ट क्या था? इट इज द substance which alters the rate of reaction without being consumed in the reaction। एक मॉलिक्यूल यहां कंज्यूम हुआ, एक मॉलिक्यूल यहां रीजनरेट हो गया, तो ये बिल्कुल भी कंज्यूम। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, तो दिस वाज द सेकंड कंपाउंड, सेकंड थ्योरी ऑफ कैटलिस्ट, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, आया समझ में? ठीक है, अब जो तुम्हारी मेन आती है, अब ये दोनों थ्योरी तुम्हारे कोर्स में नहीं है, ये दोनों सिर्फ समझाने के लिए थी, लिख लेना, लेकिन मोस्टली इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जो तुम्हारे कोर्स में है दैट इज थर्ड थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलिसिस। ठीक है, हेट्रोजीनियस का कैटलिस्ट का मतलब है, जो तुम्हें बताया था, रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट आर इन डिफरेंट फेज। जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, गैस ऑन सॉलिड, मतलब रिएक्टेंट तुम्हारे गैस है और कैटलिस्ट तुम्हारा सॉलिड है। ठीक है, जनरली जो बोला जाता है, जो हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज गैस ऑन सॉलिड कैटलिस्ट। क्लियर है? मतलब रिएक्टेंट्स आर गैस मॉलिक्यूल्स और तुम्हारा सॉलिड क्या है, कैटलिस्ट। ऐसा नहीं सिर्फ इसके लिए एप्लीकेबल है, बाकियों के लिए भी एप्लीकेबल है, लेकिन हेट्रोजीनियस होना चाहिए। ठीक है, मतलब रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट शुड बी इन डिफरेंट फेज। ठीक है, तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी प्लस इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम लोग पढ़ते हैं वो जो तुम्हारी नई थ्योरी आएगी, इसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज मॉडर्न थ्योरी ऑफ कैटलिस्ट। क्लियर है, आया समझ में? दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी और इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी। ठीक है, तो ये तुम्हारे बेसिकली कोर्स में होती है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले एक टर्म देखते हैं हम लोग, फ्री वैलेंसी। फ्री वैलेंसी हम लोग पहले भी देख चुके हैं कंपाउंड्स में, लेकिन अभी ध्यान दो कैटलिस्ट के रिस्पेक्ट में कैसे। जैसे मान लो तुमसे बोला जाए एक निकल का, या कोई एक मैंने कैटलिस्ट ले लिया, निकल, पैलेडियम, ये सब, तो निकल का मैंने मेटल ले लिया और इसको मैंने ब्लॉक, ये एक ब्लॉक है, इसको मैं एटम्स वाइज दिखाऊं तो ये तुम्हारे निकल के अलग अलग एटम्स बंधे हुए हैं। ठीक है, ये तुम्हारे निकल के अलग अलग एटम्स, ठीक है, ये बंद रखे हैं। ठीक है, ये अब ध्यान दो, इसमें अगर एक चीज ध्यान दो, फ्री वैलेंसी कौन सी होगी, तो ध्यान दो जी, ये जो तुम्हारा एटम है ये, तो इसने तो अपने सारे तरफ क्या कर रखा है, दूसरे मेटल्स के साथ ये बॉन्ड कौन सा होगा, मेटालिक बॉन्ड। मेटल मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड। ये जो सरफेस पे एटम्स आएंगे ये वाले, ये तुम्हारा और सब्सटेंस से तुम्हारे बॉन्ड्स फॉर्म कर सकते हैं। तो ये जो रेड में चीजें शोन है, रेड में बॉन्ड्स शोन है, दैट आर फ्री वैलेंसीज। क्लियर है? ठीक है, जो बीच वाला है इसने तो अपने सारे बॉन्ड फॉर्म कर रखे हैं, या सारे तरफ से मेटल से घिरा हुआ है। सरफेस वाला जो है उसका तुम्हारा, तुम्हें बताता है होम एडजॉर्प्शन में क्या होता है, जो सरफेस पे होते हैं उनके फोर्सेस बैलेंस नहीं होते हैं, तो इनका तुम्हारा हर टाइप, इधर से गिरा इधर से गिरा, लेकिन दो टाइप से नहीं गिरा ये वाला, तो ये इन दो टाइप से दूसरे उससे जुड़ सकता है। सिमिलरली ये वाला जो है ये तीन तरफ से जुड़ गया लेकिन इधर से नहीं जुड़ा है, तो एक तरफ से जुड़ सकता है। तो जो सरफेस पे तुम्हारे एटम्स हैं निकल के, ये दूसरे उससे बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, जो बल्क में है वो बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, आया समझ में? अब एक चीज ध्यान दो, तो ये रेड कलर वाली आर नोन एज व्हाट, फ्री वैलेंसीज। दीस आर नोन एज व्हाट, फ्री वैलेंसीज। अब एक चीज ध्यान दो, इसको मैंने बीच से कट कर दिया, यहां से कट कर, मैंने बताया था डिवाइडिंग द कैटलिस्ट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया कैसे एडजॉर्प्शन बढ़ाता है वो ध्यान दो। तो अगर कट कर दिया तो कुछ इस टाइप से आएगा, देखो
अगर मैं इसको कट कर दूंगा तो ये एक इधर आ गया और प्लस ये इधर आ गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो अब मैं इसको देखो बनाता हूं, देखो इसको मैंने बनाया तो ये 1 2 3 1 2 तो अगर मैं कट करूंगा तो जो फ्री वैलेंसीज आएंगी वो ये आने लगेंगी, देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहां पहले कितनी फ्री वैलेंस थी? 3 3 6 3 9 और 3 12। अब कितनी फ्री वैलेंसीज है? 4 5 6 10 13 15 17 18। तो क्या बोला जाता है कि ऑन डिवाइडिंग द कैटलिस्ट surface area increases and number of free valencies increases। अब इसको मैं बाद में एक पॉइंट से कनेक्ट करूंगा, तो अभी के लिए बस इतना ध्यान दो कि तुम्हारा कैटलिस्ट को डिवाइड करने से सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, और सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ फ्री वैलेंसीज इंक्रीज होगी, और मैं क्या बोल सकता हूं? हेंस adsorption increases, hence adsorption। क्लियर है? क्योंकि दूसरे जो सब्सटेंस को बाइंड कर रहा है, कहां बाइंड कर रहा है? अपने फ्री वैलेंसी से। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना कि जो दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को बाइंड करेगा, कहां बाइंड करेगा? अपनी फ्री वैलेंसी से। और जो जब कैटलिस्ट को डिवाइड कर रहा है तो सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है, फ्री वैलेंसी इंक्रीज कर रही है, हेंस इट विल एब्जॉर्ब मोर नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। तो पॉइंट लिख लो चाहे। A catalyst binds the reactant molecules, a catalyst adsorbs the reactant molecules, a catalyst adsorbs the reactant molecules on its free valency, full stop। On division of catalyst, number of free valencies increases, hence more adsorption of reactant molecules take place, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखो इसके स्टेप्स ऑफ थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट क्या होता है, ध्यान दो। सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। ध्यान दो, जैसे ये मैंने एक रिएक्शन मैंने मान ली A प्लस बी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या कंपाउंड दे रहा है? ठीक है, आया समझ में? लेट मान लो A एंड B गैस है और कैटलिस्ट क्या है? सॉलिड है। तो ये मैंने कैटलिस्ट का बना दिया, रेड से उसकी क्या शो कर रखी है? फ्री वैलेंसी। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये A एंड B जो गैसियस हैं, दे विल डिफ्यूज टू द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। डिफ्यूजन का मतलब उसके पास जाएंगे। क्लियर है? सेकंड पॉइंट, एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस। अब क्या होगा? जब ये A एंड B इसके पास जाएंगे तो इसके फ्री वैलेंसीज पे, कैटलिस्ट की फ्री वैलेंसीज पे ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या होने लगेंगे? एड्सॉर्ब होने लगेंगे। अब एड्सॉर्प्शन क्या होगा? फर्स्ट, यहां पॉइंट लिखना, फर्स्ट द एड्सॉर्प्शन विल बी फिजिकल एड्सॉर्प्शन। पहले तो तुम्हारे जब होगा देन देयर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विल बी वीक वॉन डर वॉल फोर्सेस। जब ठीक है, तो पहले कौन सा होगा? फिजिकल एड्सॉर्प्शन, एंड आफ्टर द एड्सॉर्प्शन बिकम्स केमिकल एड्सॉर्प्शन। ठीक है, इस पॉइंट को समझो पहले। देखो हम लोगों ने क्या बोला कि जब फर्स्ट स्टेप में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इसके सरफेस पे डिफ्यूज किए, फिर इसके पास जा रहे, तो पास जाने में पहले इन दोनों के बीच में, कैटलिस्ट और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन से फोर्सेस लगेंगे? वीक वॉन डर वॉल फोर्सेस। लेकिन जब
पास आते चले जाएंगे, एक एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर पार कर देंगे, उसके बाद ये दोनों आपस में कैसे बाइंड हो जाएंगे? थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड। देन फर्स्ट द एड्सॉर्प्शन विल बी फिजिकल एड्सॉर्प्शन, और कुछ देर बाद वो एड्सॉर्प्शन किसमें बदल जाएगा? केमिकल एड्सॉर्प्शन। जैसे N2 वाला देखा था, N2 और Fe वाला देखा था। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? सिमिलर टाइप्स, ठीक है, आया समझ में? अब नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये पॉइंट ध्यान दो। अब ये दो ए एंड बी, इसके मॉलिक्यूल्स क्या हो रखे हैं? इसके सरफेस पे एडसॉर्ब हो रखे हैं। ध्यान दो, ए मैंने वही बताया, ए एंड बी अकेले आपस में बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकते थे, मतलब अकेले पास पास आके वो बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन मैंने क्या किया, ए एंड बी को सेपरेटली एक कैटलिस्ट पे क्या कर दिया? एडसॉर्ब करा दिया। अब जब ये आपस में इसके अगल बगल इस सरफेस पे एडसॉर्ब है, तो अब क्या होगा? ये ए एंड बी आपस में बॉन्ड फॉर्म करेंगे, दिस कॉम्प्लेक्स। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा टोटल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्टिवेटेड इंटरमीडिएट। ये जो तुम्हारा कंपाउंड बनेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्टिवेटेड इंटरमीडिएट। फिर से ध्यान दो, क्या बोला? ए एंड बी सेपरेटली आपस में पास नहीं आ पा रहे थे, बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पा रहे थे, तो हमने क्या किया? दोनों ए एंड बी को किस पे एब्जॉर्ब कर दिया है? कॉमन सब्सटेंस, एक कॉमन कैटलिस्ट सी पे। अब जब ये दोनों आस-पास आ गए, तो अब क्या होगा? इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा, और ये एक जो कंपाउंड बनेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्टिवेटेड इंटरमीडिएट। समझ में आया? क्लियर है? नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन द कैटलिस्ट सरफेस। अब क्या होगा? ये जो बॉन्ड बना, ये जो बॉन्ड बना, ये क्या होगा? टूट जाएगा। मतलब ए का कैटलिस्ट के साथ और बी का कैटलिस्ट के साथ बॉन्ड टूट जाएगा। तो ए देखो, बॉन्ड कौन कौन से थे? ए का कैटलिस्ट के साथ, बी का कैटलिस्ट के साथ, और ए बी के बीच में। ये किसमें बॉन्ड थे? एक्टिवेटेड इंटरमीडिएट में बॉन्ड्स थे। अगर मैं ये वाले बॉन्ड्स यहां तोड़ दूं, अलग कर दूं, तो अब तुम्हारा क्या बन गया? ए बी बन गया। अब तुम्हारा क्या बन गया? ए बी बन गया। ये बॉन्ड मैं यहां से तोड़ देता हूं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? ए बी क्या है? प्रोडक्ट है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन कैटलिस्ट सरफेस। और फिर उसके बाद अगर ये बॉन्ड टूट गया है, देन दिस प्रोडक्ट विल डिसॉर्ब फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। ये इस बॉन्ड टूट के बाहर चला जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? डिसॉर्प्शन। ठीक है, समझ में आया? स्टेप समझ में आया? फर्स्ट है डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। ए एंड बी कैटलिस्ट के सरफेस पे गए, फिर इसके बाद एड्सॉर्प्शन शुरू हुआ। एड्सॉर्प्शन में पहले तुम्हारे वॉन्डर वॉल फोर्सेस, वीक फोर्सेस, तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन। बाद में क्या बनने लगे? कोवेलेंट बॉन्ड्स, तो केमिकल एड्सॉर्प्शन। फिर उसके बाद एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में तुम्हारा क्या होगा? ए एंड बी के बीच में बॉन्ड, और ए एंड बी का कैटलिस्ट के साथ बॉन्ड। अब कैटलिस्ट के साथ दोनों ए एंड बी के बॉन्ड टूट जाएंगे तो क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट सरफेस पे बन गया, और लास्ट स्टेप में क्या कर जाएगा? दिस प्रोडक्ट विल डिसॉर्ब फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। क्लियर है? हिज थ्योरी वाज डिफरेंट स्टेप्स ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ ओल्ड एड्सॉर्प्शन थ्योरी और इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी। इसमें एड्सॉर्प्शन भी हो रहा है और एक एक्टिवेटेड इंटरमीडिएट कंपाउंड भी बन रहा है, ठीक है? तो दिस थ्योरी जो तुम्हारी थ्योरी कोर्स में है, ठीक है, और इससे तुम्हारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट इसमें आता है फैक्टर्स सपोर्टिंग दिस थ्योरी। तो सबसे पहले आता है सरफेस एरिया बढ़ाने से कैटेलिटिक एक्टिविटी क्या है? मतलब एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो सरफेस एरिया इंक्रीज करने से कैटेलिटिक एक्टिविटी भी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। क्यों इंक्रीज हो जाती है? ध्यान दो, फिर मैंने वही बताया था कि अगर तुम सरफेस एरिया बढ़ा रहे हो, जैसे इसको तुमने तोड़ दिया, तोड़ने से क्या होगा? नंबर ऑफ फ्री वैलेंसीज बढ़ जाएंगी, और नंबर ऑफ फ्री वैलेंसीज बढ़ जाएंगी तो ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एब्सॉर्ब कर पाएगा, और ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एब्सॉर्ब किया, तुम्हारा थ्योरी था ही क्या? एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ज्यादा को एब्सॉर्ब कर पाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी, ठीक है, तो लिख लो on dividing the catalyst
or increasing the surface area, on dividing the catalyst or increasing the surface area, number of free valencies increases, hence more amount of reactant is adsorbed on the surface of reactant hence rate of reaction increases, ठीक है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा सेकंड, फंक्शन ऑफ प्रमोटर्स। ध्यान दो, अब सबसे पहली बात प्रमोटर होता क्या, ध्यान दो। तो प्रमोटर क्या है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो। A promoter is a substance which itself does not behave as a catalyst, but in its presence efficiency of catalyst is increased, जैसे एग्जांपल में तुम्हें बताया था N2 plus 3H2 gives 2NH3, iron was used as a catalyst और molybdenum was used as a promoter। मतलब क्या है कि ध्यान दो, अगर तुम N2 plus 3H2 gives 2NH3 रिएक्शन में सिर्फ मोलिबेडनम डाला, आयरन नहीं डाला, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो खुद कैटलिस्ट की तरह बिहेव नहीं कर सकता है। लेकिन अगर तुमसे बोला जाए कि N2 plus 3H2 gives 2NH3, अगर सिर्फ आयरन डाला तो रेट क्या हो जा रहा था, रेट इंक्रीजेस 10 टाइम्स। तो अगर तुम N2 plus 3H2 gives आयरन के साथ मोलिबेडनम भी डाल दोगे तो रेट विल इंक्रीज 100 टाइम्स। समझ में आया क्या बोला गया कि जो प्रमोटर है वो खुद कैटलिस्ट की तरह बिहेव नहीं कर सकता, बस उसकी प्रेजेंस में एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट क्या हो जाती है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। कैसे, देखो खुद के उसमें रेट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट ऑन रेट। अगर सिर्फ मोलिबेडनम लिया, आयरन डाला तो आयरन कैटलिस्ट है, रेट इंक्रीज किया, लेट मान लो इसने 10 टाइम इंक्रीज किया, आयरन के साथ मोलिबेडनम डाल दोगे तो और रेट इंक्रीज कर देगा, मतलब वो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी क्या कर दे रहा है, बढ़ा दे रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में, ठीक है। तो अब देखो इसका कैसे बोलते हैं, वर्किंग कैसे बोला जाता है कि लेट मान लो तुम्हारा जैसे लो यही वाला केस ले लेते हैं, लेट मान लो ये आयरन का तुम्हारा कैटलिस्ट है, ये आयरन के कैटलिस्ट है, ठीक है, और इस पे तुम्हारा H2 एडजॉर्ब्ड है, ये H2 एडजॉर्ब है और ये तुम्हारा लेट मान लो N2 एडजॉर्ब है, ये N2 एडजॉर्ब है, ठीक है, N2 plus H2 gives NH3 वाले में। तो ध्यान दो, अगर मुझे N2 और H2 के बीच में बॉन्ड फॉर्म करना, मतलब ये वाले बॉन्ड फॉर्म करने हैं, तो ये वाले बॉन्ड क्या होंगे, तोड़ने पड़ेंगे, ये वाले बॉन्ड क्या होंगे, तोड़ने पड़ेंगे। क्लियर है, समझ में आया। तो होता क्या है, अगर मैं इसमें साथ में मोलिबेडनम डाल दूं तो मोलिबेडनम क्या कर देता है, मोलिबेडनम तुम्हारा ये बीच में साइड्स में आके क्या हो जाता है, बैठ जाता है। अब इससे होगा क्या, ध्यान दो, एक ये केस लो और एक ये वाला केस लो, इस बॉन्ड में स्ट्रेन ज्यादा किसमें आ रहा होगा, ये जो ये H2 बॉन्ड है और ये H2 बॉन्ड है, इसमें स्ट्रेन ज्यादा किसमें आएगा, इस वाले में आएगा, और स्ट्रेन ज्यादा आएगा तो ये आसानी से ब्रेक हो जाएगा, और आसानी से अगर ये वाला ब्रेक हो गया तो ये दूसरे से क्या हो सकता है, अटैच हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया,
क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मॉलिबेडनम क्या किया, मॉलिबेडनम जाके बीच साइड्स में बैठ गया, और बीच साइड में बैठ गया तो इट विल इंक्रीज द स्ट्रेन ऑन द बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, और रिएक्टेंट जैसे H2 के बॉन्ड में स्ट्रेन अगर बढ़ जाएगा तो ये वाला बॉन्ड आसानी से टूटेगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर जो बॉन्ड है तो ये आसानी से टूटेगा, तो अगर ये टूट गया तो ये आसानी से बाइंड हो सकता। क्लियर है? तो लिख लो, पहले इसको बना लेना। A promoter resides in the interstitial sites of metal catalyst, hence increases the strain in bonds of reactant molecules, hence they break easily, thus increasing the rate of reaction, ठीक है? ठीक है, तो इट एक्सप्लेन्स, सेकंड इसका मेरिट कहता है, इट एक्सप्लेन्स द फंक्शन ऑफ प्रमोटर, और थर्ड फंक्शन ऑफ ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट आ जाएगा इनहिबिटर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा तुम्हारा फंक्शंस ऑफ इनहिबिटर्स, या हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कैटालिटिक पॉइजन्स। ठीक है, तो सबसे पहले कैटालिटिक पॉइजन क्या होता है? कैटालिटिक पॉइजन इज व्हाट, कि which itself has no effect on rate, but in presence of catalyst decreases the efficiency of catalyst, जो खुद किसी इफेक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन अगर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इसको डाल दोगे तो उसकी एफिशिएंसी को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। क्लियर है? जैसे तुमने बहुत ही कॉमन एग्जांपल पढ़ रखा है कि इथाइन को अगर हाइड्रोजन के साथ पैलेडियम की प्रेजेंस में तो ये इथेन बना देता है, लेकिन अगर तुमने H2 के साथ PD के साथ BaSO4 ले लिया तो सिर्फ कहां तक जा पाता है, इथाइन तक जा पाता है। याद है कि नहीं याद है? तो यहां तुम्हारा BaSO4 कैसे बिहेव कर रहा है, लाइक आ, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? खुद अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कैटलिस्ट अगर डला है तो उसकी प्रेजेंस में उसके एफिशिएंसी को कर देगा, डिक्रीज कर देगा। क्लियर है? तो इसका फंक्शन कैसे बताया कि जैसे मान लो तुम्हारे ये कैटलिस्ट है, ठीक है, ये तुम्हारा कैटलिस्ट है। अब तुम्हारा जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल्स होंगे they will occupy the free valencies of catalyst। जो तुम्हारे इनहिबिटर मॉलिक्यूल्स हैं वो तुम्हारे कैटलिस्ट की फ्री वैलेंसीज को या एड्सॉर्प्शन साइट्स को क्या कर लेंगे, ऑक्यूपाई कर लेंगे। और अगर एड्सॉर्प्शन साइट्स या फ्री वैलेंसीज डिक्रीज हो रही हैं तो तुम्हारा कम रिएक्टेंट एड्सॉर्ब हो पाएगा, और कम रिएक्टेंट एड्सॉर्ब हो पाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा। क्लियर है? तो लिख लो, इतना लिख लेना, फिर इसका लिखना, इनहिबिटर्स ऑक्यूपाई द एड्सॉर्प्शन साइट्स ब्रैकेट में फ्री वैलेंसीज ऑफ catalyst, free valencies of catalyst, hence less reactant gets adsorbed, and rate of reaction decreases, ठीक है?